Well, in this video, we are going to study about the new concept that is modulation. Modulation क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को पढ़ते चले जाएंगे और जब हम टेक्स्ट के एंड में पहुंचेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो अभी तक हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हम उसके साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है कि जो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है वो ये है कि या तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाए, टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, या फिर मैसेज सिग्नल को भेजा जाए। ओके, अब जो मैसेज सिग्नल है उनको हम बोलते हैं, यदि आपके पास एक मैसेज सिग्नल है जो 4 तरीके के होते हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं, उनको आप बेस बैंड सिग्नल्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल and these base band signal which are essentially designed the band of frequencies। ये ऐसा बैंड होता है फ्रीक्वेंसीज का जो आपका ओरिजिनल सिग्नल आप जिसको भेजना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। बेस बैंड सिग्नल बिल्कुल प्योर सिग्नल जो आपका मैसेज सिग्नल है। तो एज इट इज़ डिलीवर्ड बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपका इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो उसको जिस फॉर्म में डिलीवर कर रहा है वही होता है बेस बैंड सिग्नल। अब जो सिग्नल कोई भी हम यदि बोलें कि जो ट्रांसमीटर जो है वो उसको रिसीवर तक भेजता है, कोई भी सिग्नल जो है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा ना कि साइनसॉइडल वेव होती है, तो यदि आप बोलें कि कोई सिग्नल जो है वो ऐसे एक सिंगल वेव होती है तो वो ऐसा नहीं होता। ये ग्रुप ऑफ जो वेव्स होती हैं बट इट्स स्प्रेड ओवर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसमें काफ़ी फ्रीक्वेंसीज होती हैं एंड इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ, राइट। सिग्नल बैंड विड्थ, उसका हम जब हमारे पास मैसेज सिग्नल बड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं सिग्नल बैंड विड्थ, राइट, जिसमें सिग्नल ऐड होके एक विड्थ बनती है। उदाहरण के लिए अब हमें पता चल गया कि हम मैसेज सिग्नल क्या होता है और मैसेज सिग्नल में कैसे तरीके से अलग अलग तरह की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐड होके एक सिग्नल बैंड विड्थ बनाती है। हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हम ये करते हैं कि हम एक कोई ऑडियो फ्रीक्वेंसी, हम एक सिग्नल भेजना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आपके कानों तक सुन जाती है। उसमें तो यदि वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है तो बेस बैंड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेस देन 20 किलो हर्ट्ज़ होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सुनने की रेंज है ना वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक ही है। तो आपका जो बेस बैंड सिग्नल होगा उसकी जो बैंड विड्थ होगी वो 20 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगी। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप डायरेक्टली इसको बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं बिना किसी मदद के, मतलब आपने सिग्नल लिया, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज़ है। अब आप इस आवाज़ को अपने घर से दिल्ली तक ले जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस आवाज़ को गुजरात तक पहुंचाना चाहते हैं, आप इस बात को बॉम्बे तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, या क्या समस्याएं हमें आएंगी, हम कितने ज़ोर से आवाज़ लगाएं कि हमारा ये अकेले का अकेला सिग्नल अपने आप बहुत दूर तक चला जाए। इस बात को हमने समझना है। अब आपको इस बात को समझते समझते आपने इस बात पर बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो पूरा ध्यान है वो इस बात पर है कि क्या समस्याएं आएंगी जो एक मॉड्यूलेशन नाम के कॉन्सेप्ट को जन्म देगा। उसकी ज़रूरत का जो ज़रूरत क्यों है, इसका आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है। अब आप चलते हैं हमारे साथ अगले पेज के ऊपर। देखिए, सबसे पहले समस्या, जब आप अपने सिग्नल को भेजेंगे तो आपको सिग्नल को भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसमीटर में एक एंटीना लगा होता है। इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि एंटीना का साइज़ क्या होना चाहिए। यदि आप ओरिजिनल आपने सेलेक्ट किया है कि आप 20 किलो हर्ट्ज़ के जो सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजना चाहते हैं और विद द हेल्प ऑफ एंटीना, वो तो ट्रांसमीटर ही ट्रांसमिट करेगा स्पेस में जो 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं चैनल के, तो उससे वो रिसीवर तक जाएगा। हमने ये देखना है कि हमारा एंटीना जो है वो कितना उसमें मदद करता है, उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो हम पहले स्टेप में ये चर्चा शुरू करते हैं कि एंटीना, या जिसको आप एरियल भी कहते हैं, तो उसके बारे में हाँ ये पैराग्राफ जो क्या टिप्पणी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
कि जो एंटीना है ना वो ट्रांसमिटिंग एंटीना, यदि आपने एक सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो हमें एक एंटीना की ज़रूरत होगी जिसको हम कॉमन शब्दों में एरियल भी कहते हैं। अब ये एंटीना जिसको हमने ऑलरेडी थोड़ा इसके बारे में पढ़ भी रखा है कि इसका जो साइज़ है वो वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप एक वेव भेज रहे हैं और उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो इस जो एंटीना के जो डायमेंशन है ना वो कम से कम λ/4 के होने चाहिए। उसका जो डायमेंशन है वो वेवलेंथ का कम से कम चौथा हिस्सा जरूर होना चाहिए, राइट। क्यों होना चाहिए? सो दैट कि एंटीना जो वो प्रॉपरली सेंस कर सके क्या टाइम वेरिएशन, जो वेव टाइम के साथ वेरी करती है ना, आपका जो सिग्नल वेरी करता है, आपका एंटीना उसको सेंस कर सके, इसलिए वो कम से कम λ/4 के डायमेंशंस का जरूर होना चाहिए। ओके, अब फॉर एग्जांपल उदाहरण लीजिए, यदि मान लो आप जो वेव जो आपने सेलेक्ट की है भेजने के लिए अपने सिग्नल की, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 किलो हर्ट्ज़ की है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ बिना किसी मदद के ट्रांसमिटिंग एंटीना से 20 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को अपने घर से कहीं दूर चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद कहीं भी आप भेजना चाहते हैं, कितनी कामयाबी मिलेगी आपको, आपको ये सोचना है। अब देखिए उदाहरण लेते हैं हम कि हमें एंटीना कैसा बनाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है ना वेवलेंथ का जो फार्मूला होगा वो C/ν होगा। ओके, ये आपने पढ़ रखा है +1 में। हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी उसको लिख देते हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में। और जो फ्रीक्वेंसी आपने भेजने के लिए सेलेक्ट की है वो है 20 किलो हर्ट्ज़, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, 20 × 10⁻³ हर्ट्ज़ हो जाएगी। ओके, आप इसको ज़रा सुधार के कुछ ऐसा करके लिख दीजिए। ऊपर वाले को मैं लिख दूँ 30/20 × 10⁻7 हो जाएगा। अब हम नंबर ही लेते हैं क्योंकि अब बाद में अपने आप कट के मीटर आ जाएगा। तो ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 मीन्स 1.5 और ये हो जाएगा क्रॉस 10⁻7, सॉरी ये 7 हो जाएगा ना, और यहाँ 20 × 10⁻³ भी है तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4। ओके, तो ये रह जाएगा 15/10 × 10⁻4, इसको आप लिख सकते हैं 15 किलोमीटर। यदि मान लो आपको अपना जो सिग्नल है वो जो 20 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला है, आपने उसको सेलेक्ट किया है भेजने के लिए, यदि आपको उसको भेजना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो एंटीना है ना, अब उसका λ/4 कर लीजिए आप। तो इस रेंज का आपको लगभग 4 किलोमीटर का लंबा जो आपको एंटीना बनाना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि आप 4 किलोमीटर का एंटीना बना दें। आपको देखा हाइट ऑफ द एंटीना λ/4 होनी चाहिए, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली नियरली 3.75 के आसपास जो है वो एंटीना की लेंथ होनी चाहिए, इतने किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर लंबा एंटीना ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना इंजीनियरिंग के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। और यदि ज़्यादा एंटीनाओं की ज़रूरत पड़े तब तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़रा हम इस कॉन्सेप्ट को ज़रा आगे ले जाके देखें। मतलब यदि फॉर एग्जांपल कि हम 20 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को नहीं भेजना चाहते हैं, हम ज़रा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के देखें। यदि मान लो कि हम 20 किलो हर्ट्ज़ की जगह हम 1 मेगा हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को भेजें, ज़रा ध्यान देना आप इस बात के ऊपर, तो क्या हो जाएगा। तो एंटीना की हाइट देखें ज़रा, तो λ1 आ गया ना, ये इसके लिए λ2 लिख लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी बदल दी आपने, तो ये आपके पास आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी आपने बदल दी 1 मेगाहर्ट्ज़। 1 क्रॉस मेगा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻6 होती है, और यहाँ आप हर्ट्ज़ लिख दीजिए। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये आ गया 300 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड ओवर 10⁻6 हर्ट्ज़ आ जाएगा। अब 6 के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे, ये देख लीजिए आपके पास 300 मीटर, और इसका जो λ/4 है ना वो लगभग आ जाएगा 75 मीटर के आसपास, और इसमें जो λ/4 है ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 75 मीटर के आसपास। ओके, अब ये जो एंटीना है वो प्रैक्टिकली बनाया जा सकता है, इसका मतलब साफ साफ है। अब थोड़ा सा हिंट हमें मिल रहा है कि यदि आपको अपना सिग्नल भेजना है, आप मान लो कि अपनी आवाज़ भेजना चाहते हैं, वॉइस सिग्नल भेजना चाहते हैं,
तो आप 20 किलो हर्ट्स को यदि डायरेक्टली भेजेंगे आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा एंटीना आप नहीं बना सकते। यदि आप ऐसा करें कि अपने सिग्नल को किसी दूसरे सिग्नल पर बिठा के भेजें जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ है, तो उसको आप उसके लिए जो एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी ना, ये प्रैक्टिकली बनाया जा सकता है। 75 मीटर का जो एंटीना हो वो बनाया जा सकता है। आप इस बात को समझें। इसका मतलब हम कामयाब नहीं होंगे यदि हम अपने बेस बैंड सिग्नल को, जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आता है, उसको यदि आप सीधा भेजना चाहते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। यदि हम उसको एक कैरियर वेव का मतलब जो वेव सिग्नल को कैरी करके लेके जाती है, यदि आप हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को चूज़ करेंगे ले जाने के लिए, तो आपका एंटीने की जो हाइट है वो घट जाएगी और इस तरीके से सिग्नल को भेजना संभव होगा। ये पहला हिंट आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं। एक और संभावना, जो रोड़े इसके बीच में आएंगे ना, रोड़े अटकेंगे, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरी बात है कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब हम एक प्रोपेगेशन, हमने पढ़ा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन और स्पेस वेव प्रोपेगेशन। उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम सिग्नल को भेजते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वेव कितने दूर जाएगी, कि पावर आप कितनी रेडिएट करता है आपका जो एंटीना है। दूसरा कि फ्रीक्वेंसी कौन सी चूज़ करते हैं आप। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं किसी भी मोड से, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आपकी जो इफ़ेक्टिव पावर रेडिएटेड, आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना कितनी पावर रेडिएट कर रहा है, और आप भेजने के लिए जो कैरियर वेव है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी चूज़ करते हैं। अब ये क्यों ऐसा होता है इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, थ्योरेटिकली यदि हम बात करें, हमारा जो एंटीना होता है ना, जिसकी हमने अभी अभी आपके साथ बात की है, उसकी यदि मान लो कोई लीनियर लेंथ जो है वो कोई एल है, ये दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास, उसका जो लीनियर लेंथ है कोई एल है, और ये जो वेव है उसकी वेव लेंथ है। तो जो आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो पावर रेडिएट करेगा। हम यहाँ लिख देते हैं पावर रेडिएटेड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लीनियर लेंथ ऑफ द एंटीना डिवाइडेड बाय लैम्डा का स्क्वायर। तो जो लीनियर लेंथ है ये तो आप समझ लीजिए कि डिज़ाइनिंग है तो कांस्टेंट रहेगी किसी की भी, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। अब देखिए, यदि आप ज़्यादा वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, मोर वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लेस फ्रीक्वेंसी। यदि आप ज़्यादा वेवलेंथ चूज़ करेंगे तो पावर लेस होगी। यदि आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वहाँ आप ज़्यादा वेवलेंथ वाला सिग्नल यूज़ करते हैं, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फ्रीक्वेंसी यदि आप कम चूज़ करेंगे तो पावर जो आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा वो कम रेडिएट करेगा। मतलब साफ है, आपका सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जाएगा। हाँ, उल्टा देखिए, यदि जो फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा चूज़ करते हैं, यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो वेवलेंथ घट जाएगी। यदि मैं लिखूँ वेवलेंथ जो होगी वो लेस होगी और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो मोर होगी। यदि फ्रीक्वेंसी मोर होगी तो पावर रेडिएटेड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, पावर रेडिएटेड वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। ये फ़ायदा हो जाएगा। अब आप देखिए, इसका मतलब यहाँ साफ है। यहाँ भी आपने ऊपर भी क्या देखा, जरा ध्यान दीजिए आप। यदि हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया 20 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज तक ले गए तो क्या हुआ, साइज ऑफ द एंटीना जो है वो अप्रोप्रिएट है और ऐसा बनाया जा सकता है, ये संभव है। यहाँ आप क्या देख रहे हो, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है आपका, यदि वहाँ आप हाई फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हो भेजने के लिए तो आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना ज़्यादा पावर रेडिएट करता है। तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, लार्ज पावर विल बी रेडिएटेड एट हाई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब साफ है कि आप ऐसा करें कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली नहीं भेजें, जो बेस बैंड सिग्नल है उसको डायरेक्टली नहीं भेजें, आप एक कैरियर वेव का इस्तेमाल करें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसके ऊपर बिठा के आप भेजें, तो आपका सिग्नल जो है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। मुझे लगता है शायद आपको ये चीज़ समझ आई होगी, तो हम इसको पढ़ देते हैं आगे।
This implies that for the same antenna length, the power radiated will increase with decreasing the wavelength. यदि आप वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो पावर रेडिएटेड इंक्रीज हो जाएगी, और यदि आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तब भी पावर रेडिएटेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय द लॉन्ग वेवलेंथ बेस बैंड सिग्नल वुड बी स्मॉल, राइट। यदि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो पावर रेडिएटेड कम होगी और आपका सिग्नल दूर तक नहीं जाएगा। यदि गुड ट्रांसमिशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाई पावर होनी चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ आई होगी। हम आगे चलते हैं। एक समस्या और है। समस्या ये है कि हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है। आपने इस टॉपिक का जो हेडिंग है वहाँ से अपना दिमाग नहीं हटाना है। पहली बात हमने सीखना है कि मॉड्यूलेशन क्या होती है और मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है। अब मॉड्यूलेशन की ज़रूरत आप यहाँ से क्या देखा आपने कि आपका सिग्नल अकेला नहीं जाएगा। यदि आप उसको किसी के ऊपर बिठा देंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपका सिग्नल दूर जाएगा। अब ये आइडिया मॉड्यूलेशन का है। आपका जो पावर है, ट्रांसमीटर जो लार्ज पावर जनरेट करेगा, यदि आप अपना सिग्नल बेस बैंड सिग्नल नहीं भेजेंगे, उसको किसी कैरियर वेव को जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके ऊपर बिठा के भेजेंगे, तो क्या होगा, लार्ज पावर जनरेट होगी, हाई पावर जनरेट होगी और हाई फ्रीक्वेंसी आप यूज़ करेंगे। ये दोनों ही मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करते हैं। तीसरा आपको ज़रूरत क्यों है मॉड्यूलेशन की, ये हमने यहाँ से सीखना है। देखो, हमारे पास समस्या ये आती है कि मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। यदि आप अलग अलग ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और यदि आप बायर से भेजते हैं वो एक अलग बात है, पर यदि आप फ्री स्पेस का इस्तेमाल करते हैं उसको भेजने के लिए, तो देखिए सारे ट्रांसमीटर यदि इकट्ठा अपना सिग्नल छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो सारे भटक जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो रिसीवर किसको सुनेगा, डिटेक्ट कैसे करेगा, ये एक अपने आप में प्रॉब्लम हो जाएगी। जरा आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको पढ़ते और समझते हैं, आप बहुत एंजॉय करेंगे। देखिए, अनदर इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट है कि अगेंस्ट द ट्रांसमिटिंग बेस बैंड सिग्नल, यदि हम अकेला सिग्नल भेजते हैं, बेस बैंड सिग्नल का मतलब आप फिर समझिए दोबारा, जो आपका जो सोर्स है ना इन्फॉर्मेशन का, जो ओरिजिनल सिग्नल प्रोड्यूस करता है उसको हम बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। अब हमें समस्या क्या है, और हमें उदाहरण के लिए कौन सा सिग्नल चूज़ किया हुआ है, 20 किलोहर्ट्ज़। वो ये कह रहा है कि क्या आप अकेले बेस बैंड सिग्नल को भेज पाएंगे। हम कल्पना करते हैं कि मान लो हम भेज लेते हैं, तो क्या होगा, यदि हम इसको भेजेंगे तो ये बात बड़ी प्रैक्टिकल सी है कि यदि मैनी पीपल आर टॉकिंग एट द सेम टाइम, ज़्यादातर लोग यदि सेम टाइम पर बात कर रहे हैं और वो उस बात को ट्रांसमीटर जो है ना वो बेस बैंड इंफॉर्मेशन को सीधा भेज रहे हैं, तो क्या होने वाला है, ये सारे जो सिग्नल होंगे ये सब मिक्सअप हो जाएंगे, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी और कोई सिंपल तरीका नहीं है हमें डिस्टिंग्विश करने का उनके बीच में। अब आप आवाज़ किसको मारेंगे, कोई और जाएगा। आप गाना किसी को सुना रहे हैं, सुन किसी और को जाएगा, वो भी वो मिक्स होकर सुनेगा तो बेढंगा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दिस पॉइंट आउट टुवर्ड्स द पॉसिबल सोल्यूशन। अब इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि आप, पहली बात तो ये है, आप हाई फ्रीक्वेंसी को चूज़ करें। एक पहला इसका तरीका सोल्यूशन ये है, बाय यूजिंग द कम्युनिकेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी। आप हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर कम्युनिकेशन चूज़ करें। दूसरा कि आप उसको मिक्स ना होने दें। मिक्स नहीं होने देने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक बैंड अलॉट कर देंगे कि इस बैंड से ये वाले सिग्नल जाएंगे, इस बैंड से ये सिग्नल जाएंगे, इस बैंड से ये वाले सिग्नल जाएंगे। इसलिए एक बैंड के जो सिग्नल हैं दूसरे बैंड के साथ इंटरमिक्स नहीं होंगे। हम आपको बैंड और फ्रीक्वेंसी जो है वो अलाउ कर देंगे, उसके बाद मिक्सिंग की समस्या जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा फिर समझ आया कि मॉड्यूलेशन और हाई फ्रीक्वेंसी की हमें क्या ज़रूरत है। तो यहाँ आपने मिक्सिंग अप सिग्नल में क्या देखा कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है कम्युनिकेशन में। ओके, अब आप चलिए आगे, हम इस पैरे में सीखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। इस पैरे में आप एंड तक क्या सीखेंगे, मॉड्यूलेशन क्या होती है, और बड़े आराम से आप सीख जाएंगे। देखिए, हमने जो आर्गूमेंट्स की 2-3 आर्गूमेंट्स की बात की कि जो एंटीना कैसा होना चाहिए, पावर कैसे ज़्यादा जनरेट हो सकती है, सिग्नल यदि मिक्स हो तो हम उसको कैसे हम उसको रोक सकते हैं मिक्सिंग से। तो आप देखो कि इसमें हिंट आपके पास ये आए कि यदि आप हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं अपने सिग्नल को भेजने के लिए, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने मॉड्यूलेशन वाले वीडियो में आपको बताया था कि यदि मान लो कोई
सिग्नल में कितनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तेज़ी से आगे तक नहीं जा सकता। तो आप क्या करिए, आप उस सिग्नल को बिठा दीजिए ऐसा जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल पर बिठा दीजिए और वो उसकी पीठ पर बैठ के बड़े दूर चला जाएगा। इतना सा काम है मॉड्यूलेशन। ओके, अब इसको हम देखेंगे, हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अब आर्गूमेंट हमें ये सुजेस्ट करता है कि देयर इज़ नीड फॉर ट्रांसलेटिंग द ओरिजिनल लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल। हमने जो उदाहरण लिया था 20 किलो हर्ट्ज़ का, तो ज़रूरत ये है कि आप 20 किलो हर्ट्ज़ वाले सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मेगा हर्ट्ज़ वाले सिग्नल की पीठ पर बिठा दीजिए और ये उतार ले जाएगा, ट्रांसमिट कर देगा और रिसीवर के एंड पर आप इसको इसकी पीठ से उतार लेंगे। सिंपल सी बात है। ओके, उसमें आपका जो एंटीने का साइज़ बनेगा वो भी 75 मीटर के आसपास वो अप्रोप्रिएट है और जो आपका एंटीना है ट्रांसमिटिंग वो भी काफ़ी पावर जो है वो जनरेट कर देगा। सिंपल सी बात। तो आप देखो कि फॉर ट्रांसलेटिंग हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें जो ओरिजिनल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी वाला है जिसमें बेस बैंड मैसेज है या इंफॉर्मेशन सिग्नल, उसको हमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव में कन्वर्ट करना होगा। पहला काम ट्रांसमिशन करने से पहले इस तरीके से ट्रांसमिट करना है। इसमें ट्रांसलेटेड सिग्नल कंटिन्यू टू द पोजेसेस द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द ओरिजिनल सिग्नल। आपने क्या करना है, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में बदलना है, पहला काम। पर ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपका जो बेस बैंड सिग्नल है, जो आपका बेस बैंड सिग्नल है उसकी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो वैसी की वैसी सेफ रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस कि आप उसके ऊपर बिठा दीजिए, बट यू मस्ट प्रोटेक्ट द बेस बैंड सिग्नल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, राइट। दिस प्रोसेस, अब यहाँ कहें हम कि इन डूइंग सो वी टेक द हेल्प ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नोन एज कैरियर वेव। जिस वेव के ऊपर हम उसको बिठाते हैं या जो वेव उस बीक सिग्नल को लेके जाती है उस वेव को हम बोलते हैं कैरियर वेव। और इस प्रोसेस को जब आप लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बिठाते हैं जिसको आप कैरियर वेव बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव को कैरियर वेव बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं मॉड्यूलेशन। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, मॉड्यूलेशन, राइट। अब आगे सवाल आता है कि जो कैरियर वेव होगी ना वो कैसी हो सकती है, ये सवाल अगला, उसको कैसे चूज़ करेंगे। तो जो कैरियर वेव होती है ना, आप 15.7 डायग्राम में देखें, इसका पार्ट ए, कैरियर वेव जो है वो इस तरीके की कॉन्टिन्यूस वेव हो सकती है। देखिए ये इस तरीके की वेव हो सकती है, या फिर आपकी जो कैरियर वेव है वो ऐसे भी हो सकती है, पल्स की फॉर्म में भी हो सकती है। इट कुड बी लाइक दैट। आपके पास ऑप्शन है कि आप जो साइनोसॉइडल वेव का चयन करो या फिर आप पल्स शेप सिग्नल का चयन करो, बट दोनों से ही दोनों के ऊपर ही आप अपने सिग्नल को बिठाकर दूर भेज सकते हैं। अब इसकी हम चर्चा करते हैं। हम आपको +1 में ले चलते हैं, या +2 में भी हमने कुछ वेव वाले चैप्टर में इन चीज़ों को पढ़ा है कि हम एक वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए हमें अब अपने सिग्नल को भेजना है कैरियर वेव की हेल्प से। तो कैरियर वेव को हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कि आपकी कैरियर वेव जो है वो एक साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म में है, तो इसको मैं लिखूं जैसे हमारे पास फार्मूला होगा, कैरियर वेव उसका जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उसको मैं लिखूं ये होगा कैरियर वेव का कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड। और आगे हम लिखेंगे साइनोसॉइडल वेव है तो साइन ऑफ ओमेगा सी टी +5। अब हम इसके सारे पैरामीटर्स को पढ़ते हैं। ये हुआ उसका इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये हुआ उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये वैल्यू रहेगी, ये वाला पार्ट होगा, ये होगा ए सी, ओके, और ये वाला पार्ट भी होगा ए सी, राइट। ओमेगा सी का मतलब क्या, इसको आपने समझना है। ओमेगा सी का मतलब कि आपकी वेव यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेती है, कितनी तेज़ी से वो यहाँ चलती है, एक चक्कर को वो कितनी तेज़ी से पूरा करती है, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है कि आप वेव जितनी भी देर चलती है तो उसमें जब आप कोई समय डिसाइड कर लेंगे उस समय जो वेव के पार्टिकल की जो लोकेशन है वो कहाँ है। और फेज़ आपको क्या बताता है कि जब आपकी वेव ने चलना शुरू किया था टाइम t=0 सेकेंड, तो उसकी ओरिजिनल लोकेशन कहाँ थी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t=0 सेकेंड, राइट।
तो ये जो इसके पैरामीटर्स हैं वो उसको मैथमेटिकल उसका सिग्निफिकेंस ऐसा है। तो यहाँ हम पढ़ देते हैं कि जो सी द फंक्शन ऑफ टी क्या है, ये है दिस इज द सिग्नल स्ट्रेंथ, इसको हम बोलेंगे। ये वोल्टेज की फॉर्म में हो सकती है, करंट की फॉर्म में हो सकती है। और ए सी क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एंड ओमेगा सी क्या है कि कितनी जल्दी से वो अपना एक गोला पूरा करती है, इसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फाई क्या है, इनिशियल फेज व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0, राइट। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं ना, तो उसमें 3 पैरामीटर जो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसमें पहला पैरामीटर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा पैरामीटर है फेज मॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। कौन से पार्ट को? जब आप एक साइनोसॉइडल वेव का चयन करते हैं। जब हम पल्स का चेंज करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन अलग होगा। बड़ी मज़ेदार कहानी, इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना है। तो देखिए, जब हम अपने सिग्नल को लेते हैं, हमारे पास एक सिग्नल आया और उस सिग्नल को हमने कैरियर वेव के ऊपर बिठा देना है, तो इसमें 3 संभावनाएं पैदा होंगी। देखिए, 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन जो है, मतलब बिठाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, ये आपकी रही कैरियर वेव, ये कैरियर वेव है और ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हुआ। अब आपने इस सिग्नल को इसके ऊपर बिठा देना है, राइट। आपने इस सिग्नल को इसके ऊपर बिठा देना, तो 3 संभावनाएं पैदा होंगी। या तो उसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो जाएगा, या उसकी फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई हो जाएगी, या फिर उसका फेज मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे आप इसको सिग्नल को इस कैरियर वेव पर रखेंगे, 3 संभावनाएं होंगी। यदि उसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड में मॉडिफिकेशन होगी। ज़रा इसको ध्यान से देखो आप, इसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो जाएगा पर इसकी फ्रीक्वेंसी और जो फेज है वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे। दूसरा केस, दूसरी संभावना कैसी है, यदि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुई, यदि फ्रीक्वेंसी इसकी मॉडिफाई हुई, उसमें बदलाव आया इस सिग्नल को इसके ऊपर रखने पर, यदि फ्रीक्वेंसी में मॉडिफिकेशन हुई तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीसरा केस है फेज मॉड्यूलेशन। इसके लिए आप यहाँ चले आइए। यदि आपने इस सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर रखा तो क्या होने वाला है, ना तो एम्पलीट्यूड बदलेगा ना फ्रीक्वेंसी बदलेगी, पर उसका फेज चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको सीखना है। ओके, ज़रा थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए ज़रा, ये रही आपकी सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या देखा आपने, ये रही आपकी कैरियर वेव। इसको ज़रा गिनो ध्यान से। ये देखिए, इसमें कितने साइकिल हैं, ज़रा 1 सेकंड में इसको ज़रा मज़े से देखते हैं। ये ग्राफ बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देगा। ये रहा आपका 1 सेकंड, तो इसमें कितने साइकिल हुए जी, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेकंड में आपकी कैरियर वेव जो है वो 10 साइकिल कर रही है। ओके, सो इससे हमें फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा। आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कम है, क्योंकि वो तो नियरली मुझे लगता है कि एक ही साइकिल पूरा कर रहा है 1 सेकंड में, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी यही होती है ना कि 1 सेकंड में कितने साइकिल वो पूरा करता है। अब आपने इस सिग्नल को क्या किया, आपने इस सिग्नल को कैरियर वेव्स के ऊपर बिठा दिया। आपने क्या देखा, देखो ज़रा, देखने के बाद आपने देखा यहाँ इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो ये है। आप ध्यान से देखो, मज़ेदार बात, जल्दबाजी में नहीं सीखेंगे, आपको समझ आना चाहिए। कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड कितना है, आप इसको कोई 1 मीटर, कोई भी यूनिट ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो +1 और -1 के बीच में है। ज़रा गौर से देखो, जब आपने इस अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर रखा, ज़रा गौर से देखो, आपका जो एम्पलीट्यूड है उसको क्या फ़र्क पड़ा, उसमें वेरिएशन आ गई। उसका जो पहला एम्पलीट्यूड था ना 1 और -1 के बीच में, और यहाँ जो आपकी वेव है उसमें भी इसका भी एम्पलीट्यूड 1 और -1 के बीच में है। आप ज़रा देखिए, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आई, और इसका मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो है ना वो 0 to 2 और -2 के बीच में वेरी करना शुरू कर गया। तो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आई है, एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हुआ है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी देखो ज़रा ध्यान से देखो। ये देखो 1 सेकंड में कितने उसके जो साइकिल्स रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके फेज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया।
दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट। दूसरे केस में चलते हैं जी, मज़ेदार तरीके से समझो। ये रहा आपका सिग्नल जिसको आपने भेजना है, ये रही जो वेव जिसके ऊपर बिठाकर भेजना है। अब इसके जो 1 सेकंड में साइकिल कितने हैं 10, इसके साइकिल 1 सेकंड में कितना है 1। तो जब आप इसको इसके ऊपर बिठा रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहा है तो अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। आप देखो ज़रा, अब फिर हम ध्यान लगाते हैं, आप इसको पढ़िए। अब देखो ज़रा, आपकी जो कैरियर वेव है ना, ये भी आपने समझना है कि जो चेंज आएगा वो सिर्फ कैरियर वेव में आएगा बिठाने के बाद। अब ये होगा आपके पास कैरियर वेव, तो कैरियर वेव का पहले एम्पलीट्यूड कितना था 1 to -1, ठीक है, +1 और -1। जरा यहाँ देखो क्या हुआ, एम्पलीट्यूड +1 to -1, कोई फर्क नहीं। अब देखो जरा नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, देखिए ये देखिए पहले हाफ में नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा है, दूसरे हाफ में देखो नंबर ऑफ साइकिल जो है वो चेंज हो गए। ये देखिए फर्स्ट हाफ में देख लीजिए लगभग 6 हैं और अगले हाफ में 4 हैं। पर सेकंड तो 10 ही हैं, बट उसके जो साइकिल्स इन बिटवीन उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसमें फ्रीक्वेंसी तो चेंज हुई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, पर उसका जो फेज़ और जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से आपका जो है वो फेज़ मॉड्यूलेशन है। फेज़ मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और अब फ्रीक्वेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी देखिए इसमें और इसमें देख लीजिए, इट इज़ सेम, लाइक देर इज़ बिट चेंज इन द फेज़ में चेंज हो जाएगा पर नंबर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बीच में आप ज़रा ध्यान से देख सकते हैं, फेज इज द पोजिशन ऑफ द बाई ऑसिलेटिंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजिशन, सो देर इज ए बिट चेंज इन द फेज बट द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द कांस्टेंट। तो ये वो तरीका है कि जब आप इस तरीके की जो कैरियर वेव है, जब आप इस तरीके की चूज़ करते हैं, यदि आप कैरियर वेव साइनसॉइडल इन नेचर है उसको यदि आप चूज़ करते हैं तो क्या हो सकता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पॉसिबल है, फेज मॉड्यूलेशन पॉसिबल है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पॉसिबल है और फेज मॉड्यूलेशन पॉसिबल है। ओके, अब यदि आप इस वेव को चूज़ करते हैं तो क्या होने वाला है जी, जरा हम इसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए अगले पेज पर चलिए, इसके यदि हम बात करें तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सिमिलरली सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स। यदि आप पल्स को मॉडिफाई करते हैं तो पल्स एम्पलीट्यूड उसमें एक नंबर 1, पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, पल्स की ड्यूरेशन में फ़र्क आएगा, पल्स की बिड्थ में, या पल्स ड्यूरेशन या बिड्थ हम कह सकते हैं, और पल्स की पोजीशन में फ़र्क आ जाएगा, डिनोटिंग द टाइम ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द पल्स एम्पलीट्यूड। तो इसको आप 15.7b डायग्राम में देख सकते हैं। हेंस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पल्स मॉड्यूलेशन आर, देखिए एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ PAM, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन हुआ या तो बिड्थ हम कह सकते हैं PDM, और इसको हम पल्स बिड्थ मॉड्यूलेशन PWM, और तीसरा होगा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन PPM। बट अब ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। ना हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे, ना फेज़ मॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे। हमारी डिस्कशन सिर्फ रहेगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर। अब आपको सब कुछ समझ आ गया मॉड्यूलेशन क्या होती है। शॉर्टकट में यदि हम कहें, मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बिठाकर रिसीवर तक भेज देते हैं, ठीक है। और उसकी नेसेसिटी क्या थी कि देखिए आपको एरियल एंटीना बनाने की समस्या थी, पावर जनरेट करने की समस्या थी, तो ये समस्याएं भी सॉल्व हो गई। तो आपको दोनों सवालों का जवाब मिल गया और हमारा जो टेक्स्ट है, वीडियो है, वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।